हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको क्लास 11th में जान लेना चाहिए। जो सबसे पहला है कि अणुभार किसे कहते हैं, या इसे हम आणविक द्रव्यमान के भी नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, अणुभार कैसे निकालते हैं, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा होता है कि क्या है ग्राम अणुभार किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरा होता है ग्राम परमाणु भार किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और चौथा हमारा टॉपिक आता है जो है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, इसके बारे में भी, इन चारों टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो है अणुभार, जिसे हम आणविक द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है अणुभार, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, किसी पदार्थों का अणुभार वह संख्या होता है। मतलब अणुभार क्या है, एक संख्या है। तो वही कहा जा रहा है किसी पदार्थों का अणुभार वह संख्या होता है जो यह बताता है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना क्या है, भारी है। ये आपको बताता है। क्या हमने कहा कि किसी पदार्थों का जो अणुभार होता है, किसी पदार्थों का अणुभार होता है वह संख्या होता है। मतलब किसी पदार्थों का अणुभार वह संख्या होता है जो यह बताता है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होता है। तो ये इसका परिभाषा है अणुभार का। बहुत ही आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात, परिभाषा से ज़्यादा आपको ये इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि एक अणु दे देगा या कोई यौगिक दे देगा और उसका कहेगा कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान बताइए, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। और ये मैं आपको सिखाता हूँ सबसे पहले, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सीख लीजिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एक अमोनिया ले लेता हूँ, NH3 हमने ले लिया है, ये एक हमने अणु ले लिया। अब इसका हमें अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालने को कह दिया जाए, तो कैसे हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कितने कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पे एक है नाइट्रोजन तत्व और एक है हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, एक है नाइट्रोजन और यहाँ पे कितने 3 मात्रा में हाइड्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 2 तत्व हैं। नाइट्रोजन के 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के यहाँ पे देखेंगे तो 3 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल में यदि हमें परमाणु इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो जो नाइट्रोजन है इसका हमें परमाणु भार पता होना चाहिए, या परमाणु द्रव्यमान भी हम कहते हैं। जैसे कि ऐसे हम देखे होंगे कि जो कार्बन 12 होता है तो नीचे हम 6 और ऊपर 12 लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये जो ऊपर वाला होता है यही परमाणु भार होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए किसी भी तत्व का। तो ऐसे ही हमें नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब बीच में हम प्लस देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 1 हम लिखेंगे, परंतु हाइड्रोजन कितनी संख्या में, 3 है ना, तो 3 से हम गुणा कराएंगे। तो अब देखिए 14 हो गया और प्लस 3 एकम में 3, तो 14 3 17। और क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर 17 जो हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो यदि कोई कह दे कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहेंगे 17 होगा। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल से और भी हम समझाते हैं आपको। जैसे H2O हो गया, तो H2O में हाइड्रोजन कितना, 1 है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन, 2 है ना। तो देखिए, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का हम जानते हैं परमाणु भार 1 होता है, संख्या 2 है, तो 2 से हम गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, 16, तो 16 लिख देंगे। और एक ही संख्या है तो 16 × 1 नहीं किए हम। ठीक है, क्योंकि 16 एकम में 16 ही होता है। तो 2 एकम में 2 और प्लस 16 = 18 हो गया। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं ना, आशा करते हैं आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगला हम एक और ले लेते हैं। जैसे HCl हमने ले लिया। अब यहाँ पे HCl जो है, यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन है और 1 है क्लोरीन।
तो यदि हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन भी एक ही संख्या में है और क्लोरीन भी एक। तो हम हाइड्रोजन का जानते हैं एक होता है परमाणु भार, फिर से क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। ये बात को आप याद रखेंगे। तो 35.5 और 1 कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको आणविक द्रव्यमान कहे या अणु भार कहे दे कि किसी भी यौगिक का या अणु का आप निकाल दीजिए तो आप इस प्रकार निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आप आशा करते हैं निकाल लेंगे। आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा है ग्राम अणु भार। तो देखिए ग्राम अणु भार को हम दो तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। सबसे इजी वे में परिभाषा यही है कि किसी पदार्थों का मतलब जब किसी पदार्थों के अणु भार को, ये अणु भार इन्हें निकला है, तो जब किसी पदार्थों के अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम अणु भार कहते हैं। कितना सिंपल है कि ये जो अणु भार लिखा गया है जैसे 17 है, तो इसको यदि हम ग्राम में व्यक्त करेंगे तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये अणु भार ना क्या अब कहलाएगा ग्राम अणु भार कहलाएगा। ठीक है, जैसे अमोनिया एक पदार्थ है, तो यही तो परिभाषा में कहा जा रहा है कि जब किसी पदार्थ के अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम अणु भार कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स में आकर आपको समझाना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं कि जो अमोनिया होता है इसका अणु भार कितना होता है, अणु भार हम जानते हैं 17 होता है। तो ये जो 17 है इसको यदि हम ग्राम लगा देंगे तो अब ये क्या कहलाएगा, 17 ग्राम जो लिखा गया है ये ग्राम अणु भार कहलाएगा। समझ गए होंगे। या दूसरा आप डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थों के एक मोल बराबर इतना होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है किसी तत्वों के एक मोल परमाणु का ग्राम में भार को ग्राम अणु भार कहते हैं। समझ गए ना, मतलब एक मोल जो परमाणु है उसको यदि हम ग्राम में तौले तो उसका जो भार होगा वही ग्राम अणु भार कहलाएगा। तो या तो आप ये परिभाषा कह दीजिए या तो ये कह दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो देखिए अब इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लेते हैं मैं ये परिभाषा नहीं बताता और यही परिभाषा बता कर रहने देता और आपने कभी किसी टीचर से या अदर कहीं बुक से भी आपने ये परिभाषा पढ़ा तो आप क्या कहेंगे, सर आपने तो गलत पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है। परिभाषा का मतलब क्या होता है कि वो क्या है उसके बारे में आपको बताना, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करना। इसलिए कोई भी कभी भी पढ़ाया जाता है तो आपसे 2-3 जो भी परिभाषाएं होती हैं मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बता दूं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक है जिसका परिभाषा आपको लग रहा है कि अलग बताया जा रहा है तो आप उसका अध्ययन पहले कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनको अलग अलग तरीके से परिभाषा किया जाता है। ठीक है, तो आपको तुरंत कभी भी गलत नहीं कहना है कि ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा। तो ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। अगला आता है तीसरा हमारा टॉपिक जो है ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार किसे कहते हैं, तो ग्राम परमाणु भार को भी हम दो तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। एक तो पहला इस तरीके से कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को, समझिएगा, जब किसी पदार्थ को के मतलब क्या होता है, परमाणु भार को, जब किसी पदार्थ के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम ग्राम अणु भार कहेंगे। तो उसी प्रकार ग्राम परमाणु भार है ना, तो हम इसमें क्या कहेंगे, जब किसी पदार्थ को परमाणु मतलब जब किसी पदार्थ के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। या तो आप ये कह दीजिए, या दूसरा हमने इस तरीके का परिभाषा लिखा है कि किसी तत्वों की एक मोल परमाणु के ग्राम में भार को क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार कहते हैं। मतलब किसी तत्वों के एक मोल परमाणु का जो भार होगा, ग्राम होगा, वही क्या कहलाएगा, ग्राम अणु भार या ग्राम परमाणु भार कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है, ये दोनों टॉपिक लगभग एक समान ही आते हैं यदि इनका मान निकाला जाता है तो। ठीक है, तो आगे आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे जो है तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनको परिभाषा समझ में आता है, बट परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो परिभाषा याद कर सकते हैं। यहाँ पे यही कहा जा रहा है किसी तत्वों का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है,
मतलब हमने क्या कहा, किसी तत्वों का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008 और ऑक्सीजन के 16 और तथा क्लोरीन के 35.5 ग्राम भागों से संयुक्त या विस्थापित होता है। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा है। बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनको समझ में आता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके ग्राम भागों का वह संख्या होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 और ऑक्सीजन के 16 तथा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भागों से संयुक्त या विस्थापित होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है, परमाणु भार या आप अणु भार भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। अणु भार बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जहाँ n क्या है, अलग अलग कोई भी पदार्थ है तो उसका क्या है, संख्या का अलग अलग मान होता है। मतलब अलग पदार्थ के लिए अलग अलग इसका मान होगा n का, तो वही है n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं ये जो 4 टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में ही नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे ग्राम अणु भार समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए ग्राम अणु भार ब्रदर सर स्टडी, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।